रायपुर की खबर के साथ, जहां कोरोना काल में जनता के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब लोगों को घर बैठे ही उनका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र हासिल हो सकेगा। ये प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आवेदक को डाक के जरिए ही उसके घर भेज दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को सिर्फ डाक का रजिस्ट्री शुल्क ही चुकाना होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल अस्थायी तौर पर सरकार ने यह आदेश जारी किया है। तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारें और फिर उसके आवेदन देने के बाद उसे रिसीव करने के लिए बार बार लोगों का दफ्तर लगाने का जो चक्कर लगाने का जो सिलसिला होता है, सरकार उसको रोकने के लिए गंभीर नज़र आ रही है। सरकार का कहना है कि आवेदन के बाद आप अपने घर बैठिए, जब आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा उसे डाक रजिस्ट्री के जरिए आपके घर भेज दिया जाएगा। इसके बदले आपको सिर्फ रजिस्ट्री का शुल्क ही चुकाना होगा। धनवेंद्र जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ खबर पे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। धनवेंद्र जी, और क्या कुछ इससे जुड़े आदेश भी जारी किए हैं सरकार ने? वैसे देखा जाए तो 1-to-1 कांटेक्ट को रोकने के लिए एक बेहतर इसको फैसला कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। वैसे जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए जो लंबी प्रक्रिया होती है उसके लिए काफी भटकना पड़ता था। इसके बाद राज्य सरकार ने इससे सरलीकरण करते हुए लोक सेवा केंद्रों में और तहसीलदार कार्यालय में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि उनको जल्दी से जल्दी प्रमाण पत्र बना कर दिया जा सके। अब इसमें एक कदम राज्य सरकार ने और आगे कदम बढ़ाया है कि जो लोक सेवा केंद्र हैं वहाँ आवेदन जमा कर सकते हैं, तहसील कार्यालय वहाँ आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करते समय इस बात की जांच कर ली जाएगी कि उसमें तमाम जो दस्तावेज आवश्यक हैं वो लगा लिए गए हैं या नहीं, और वहीं उनसे रजिस्ट्री शुल्क ले लिया जाएगा। और डाक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र बनाने के बाद रजिस्टर्ड डाक से उनके घर में प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी किया है कि जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके आवेदन स्कूल में ही ले लिए जाएंगे और स्कूल से ही वो आवेदन पत्र संबंधित तहसील कार्यालय में चले जाएंगे और वहां से उनके प्रमाण पत्र बन करके आ जाएंगे। तो राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है, राहत मिलेगी इससे। और जो अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते थे, उससे बड़ी राहत मिलेगी और लोगों को समय पर ये प्रमाण पत्र बन करके मिल जाएगा। निश्चित तौर पर ये बड़ा कदम है और % to % कॉन्ट्रैक्ट को रोकने की दिशा में उठाए गए एक प्रयास भी है। धर्मेंद्र जी की फिलहाल अस्थायी तौर पर यह फैसला लिया गया है? देखिए, राज्य सरकार ने ये फैसला अभी के लिए लिया है, लेकिन ये व्यवस्था अच्छी रही है और इसका रिस्पांस बढ़िया मिलेगा, इससे लोगों को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार इस फैसले को स्थायी कर सकती है। फिलहाल इसमें ये व्यवस्था कब तक रहेगी इसका लेकर इसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब तक आगामी आदेश जारी नहीं होता तब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी और इस व्यवस्था के तहत आवेदन जमा करने के बाद प्रमाण पत्र घर तक पहुंचते रहेंगे। चलिए, इसे एक अच्छा फैसला सरकार का कहा जा सकता है। धनवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अब आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र आपको घर बैठे मिल जाएगा। केवल ज़रूरत होगी कि आप अपना आवेदन किसी दफ्तर में जमा करा दें। स्कूली बच्चे जो हैं, अगर वो ये रजिस्टर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो अपने स्कूल में अपना आवेदन दे दें, वहाँ से वो सरकारी विभाग में पहुँचा दिया जाएगा और उसके बाद आपको उसको रिसीव करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। जब वो बन जाएगा निवास प्रमाण पत्र, आपके घर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। बदले में आपको सिर्फ रजिस्ट्री शुल्क चुकाना होगा। इसे कोरोना काल के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर से प्रवासी मजदूरों के भागने का सिलसिला लगातार जारी है। भाटापारा के बाद आज महासमुंद के क्वारंटाइन सेंटर से 150 प्रवासी मजदूर भाग निकले। ये सभी मजदूर भागकर हालांकि अपने घर पहुंच गए। इसके बाद प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया। इसके साथ ही भागे गए मजदूरों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल भी भाटापारा से 41 प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर से भागकर अपने घर पहुंच गए थे। चलिए, बात अब राजनीतिक विवाद की करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर को आमदनी से जोड़ने का ऐलान क्या किया? बीजेपी नेताओं ने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस योजना के नाम पर पहले तो जमकर खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने गोबर पर छत्तीसगढ़ सरकार को एक नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि गोबर को राजकीय चिन्ह ही घोषित कर दिया जाए। अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा
कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजकीय चिन्ह को नरवा गरवा घुरवा बारी की अपार सफलता और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। दरअसल एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने ग्रामीणों से गोबर खरीदने का ऐलान किया था। सरकार का दावा इसके पीछे ये था कि इससे खाद बनाई जाएगी, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये काम किया जाएगा। वहीं अब इस विवादित ट्वीट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रीट्वीट किया है और उसके साथ लिखा है कि आपकी सोच को देखकर लगता है कि सरकार की इस योजना से बीजेपी के नेताओं को काफी फायदा मिल सकता है और बीजेपी नेताओं को वो फायदा उठाना भी चाहिए। अपने दिमाग में भरे गोबर को बेचें और आर्थिक लाभ पाएं, कुछ अच्छी चीजें भी दिमाग में घुसेंगी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से गोबर के महत्व को रेखांकित किया है और उसको अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने की कोशिश हो रही है, इसके लिए मैंने ये सुझाव दिया है कि एक तस्वीर के साथ सुझाव दिया है कि उस तस्वीर को हमारे राजकीय चिन्ह के स्थान पर नया राजकीय चिन्ह बनाया जा सकता है। राजकीय चिन्ह बदले जा सकते हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग भी अलग अलग राज्यों में रहे, देश भी परतंत्र रहा, अलग अलग रजवाड़ों में रहा, तब भी प्रतीक चिन्ह अलग अलग सबके रहे हैं और उस समय में बदलते रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नाम बदलने की परंपरा भी डाल दी है। तो चूंकि एक नई सोच की सरकार आई है जो गोबर आधारित है, तो गोबर के प्रतीक को मैंने भेजा है। राष्ट्र या प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों के अपमान का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैंने सुझाव दिया है, न कि किसी प्रतीक के प्रति अपमान व्यक्त किया है या ऐसी कोई कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मवेशियों के गोबर की खरीद, इससे जो मवेशी खुला घूमते हैं उस पर रोक लगेगी। पशुपालकों को कुछ न कुछ आय होगी, उस आय से वो मवेशियों को खाना खिला सकेंगे। किसानों को खेती के लिए गोबर से बनी हुई खाद मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी और अगर गांव वालों के पास पैसा होगा, मजदूरों के पास, किसानों के पास, पशुपालकों के पास पैसा होगा तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, बाजार में पैसा आएगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले लगातार ट्वीट किए हैं, बयान दिए हैं। भाजपा के इन बयानों की कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश पर जगदलपुर नगर निगम में भी आवारा पशुओं के खिलाफ रोका छेका अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसमें अब अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ देने वालों के खिलाफ निगम के अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जगदलपुर में रोका छेका अभियान शुरू हुए 6 दिन बीत जाने के बाद भी इस अभियान का कुछ खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में मवेशियों की वजह से बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए आवारा पशुओं के चारा की व्यवस्था के लिए रोका छेका अभियान की शुरुआत की। इसमें प्रथम रूप से हम लोगों ने ये किया कि जो गौ पालक होते हैं और पशुपालक, उनकी लिस्टिंग करके उनके पास कितने पशु हैं उनका सर्वे कराया गया और उनसे संकल्प पत्र भी भरवाया गया कि अपने पास जो भी उनके पास रखने का जगह है वहाँ रखेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने जो आवारा पशु जो हमारे रोड में और अन्य जगह घूमते रहते हैं उनका भी सर्वे किया गया। उसके पश्चात 20 तारीख से ये जो हमारे जो बाहर रोड में घूमते हुए पाए जाए पशु हैं उसको एक एक करके अभी उसको लेके हमारा जो कांजू हाउस है और गौठान दोनों एक साथ बना हुआ है वहाँ उनको रखा जा रहा है। और उसके पश्चात अगर लोग अपने पशुओं का जैसे अच्छे से व्यवस्था नहीं करेंगे तो उसमें जो शासन का निर्देश है उसके तहत जो भी नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज से अंतर जिला बस संचालन को लेकर संशय की स्थिति नजर आई। सरकार से मिली अनुमति के बाद बस संचालकों ने बस संचालन में असमर्थता जताई है। 3 मांगे पूरी नहीं होने के कारण संचालकों ने बस चलाने से इनकार कर दिया है। बस संचालकों की इस घोषणा के बाद परिवहन मंत्री ने बस संचालकों की एक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक, समस्त यात्रियों के चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। चलिए अगली खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने आपातकाल की 45वीं जयंती को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आपातकाल के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने भोगी है। आपातकाल में मीडिया पर अंकुश लगाते हुए 3801 अखबारों को जब्त किया गया था और अब छत्तीसगढ़ में 65 सीट मिलने के बाद राज्य सरकार जनता विरोधी फैसले ले रही है। लोकतंत्र की हत्या जिन्होंने की वो जीवंत प्रमाण है। आज तक उन्होंने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है देश से, अखबारों से, विपक्षी दलों से, जिनको जेल के शिक्षों में डाला उनसे। तो उस कांग्रेस को तो मैं कहता हूं कि तानाशाही शब्द बोलने के लिए जो उसका पर्याय हो गया है, उसको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस देश में भी उनको ये बोलने की स्वतंत्रता मिल रही है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर जो है लोकतंत्र इस देश में नहीं है। जो कभी उस आपातकाल में इतना भी नहीं बोला जा सकता था कि इंदिरा जी तानाशाह हैं, ये भी बोल दिया जाता था तो जेल के शिक्षों में डाल दिया जाता। वहीं इसी सिलसिले में बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, कौशिक ने इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथ ले लिया। कौशिक ने कहा कि आज आपातकाल को याद करना इसलिए भी जरूरी है ताकि दोबारा देश में आपातकाल न लगे और लोकतंत्र बहाल रहे। लेकिन प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के राज में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ बोलने पर एफआईआर तक दर्ज की जा रही है। दोबारा इस देश में लोकतंत्र बहाल रहे, इमरजेंसी न लगे, इस प्रकार के काला कानून ना आए, इसलिए हमेशा हम आपातकाल को स्मरण करते हैं। भावी पीढ़ी इसको याद रखे कि कांग्रेस या कोई भी दल इस देश के लोकतंत्र को दोबारा कलंकित ना कर सके, इसके लिए आपातकाल के लिए हम याद कर रहे हैं। और अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को लेकर। लगातार 19वें दिन देश में पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा हुआ है। इसके बाद राजधानी रायपुर में पहली बार डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा बिकने लगा है। पेट्रोल के दामों में 14 पैसे का इजाफा, जबकि डीजल के दामों में 16 पैसे की बढ़ोतरी के बाद यह फर्क पैदा हो गया है। रायपुर में पेट्रोल 78 रुपये 79 पैसे और डीजल 77 रुपये 92 पैसे तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दामों का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता ने। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है। लगातार 19वें दिन भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल में जहां 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है तो डीजल की कीमतों में 14 पैसे का इजाफा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल महंगा हो गया है। 10 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर डीजल में, तो पेट्रोल में 8 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोगों को भी इससे दिक्कतें हो रही है। भाई साहब, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं? दिक्कत सबसे ज़्यादा फेस हो रही है, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है और क्या है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों को बोझ बढ़ रहा है ना। अब पैसा तो मिलता नहीं उतना ज़्यादा पेट्रोल का, हम लोगों को एक्सपेंस का बढ़ेगा सबसे ज़्यादा, तो हमको दिक्कत है। देखिए, पेट्रोल की कीमतों में लगातार जो इजाफा हो रहा है उससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल हो गया और इसका असर दूसरे सामानों पर भी पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ें भी इसकी वजह से महंगी होती जा रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो इधर राज्य सरकार ने बसें चलाने की अनुमति दे ज़रूर दी है, लेकिन आदेश के बाद भी बस मालिक अब बसें चलाने के लिए तैयार नहीं है। निजी बस मालिकों की मांग है कि सरकार टैक्स और पेनल्टी से राहत दे। बस मालिकों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब बसों को चलाने के लिए टैक्स और परमिट के साथ ही फिटनेस जैसे दस्तावेजों को दुरुस्त कराना होगा और परिवहन विभाग को शुल्क के साथ पेनल्टी का भुगतान करना होगा, जिसके चलते उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए मांगे पूरी होने के बाद ही वो अपनी बसों को सड़कों पर उतार सकेंगे। तो हम लोग पुराने किराए में बस का संचालन नहीं कर पाएंगे। उसमें हमारी ये मांग है 25 से 30% किराए की वृद्धि की जाए, तो कुछ हम लोगों को जब राहत मिलेगी तो हम लोग भी बस चलाने के स्थिति में आएंगे।
और मुझे आशा है कि जैसे ही मेरे मांगों का निराकरण हो जाएगा तो हम लोग बस का संचालन जनहित में कर देंगे। और ऐसी ही कुछ मांग दुर्ग में भी रखी गई है, जहां पर यातायात महासंघ की आज प्रांतीय बैठक हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में बस मालिक शामिल हुए। इस मौके पर बस मालिकों ने बसों के परिचालन के संबंध में रूपरेखा तय की। बस मालिकों ने अपनी समस्याएं राज्य सरकार के सामने रखने का फैसला किया है। अब इस संबंध में जल्द ही बस मालिक प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर अपनी समस्याएं बताएंगे। बस मालिकों की मांग है कि बसों के संचालन बंद रहने की अवधि के बाद 6 महीने तक का टैक्स माफ किया जाए। डीजल के रेट में 50% तक टैक्स में कटौती की जाए। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे मौजूद रहे। लेकिन अभी यही हुआ है कि जो हमारी मांगे जब तक है, क्योंकि अगर 1 जुलाई से अगर आदेश हो गया कि गाड़ियां चालू करो, तो हम उस स्थिति में नहीं है कि 100% गाड़ी चालू कर सकें, क्योंकि कोरोना का भय इतना बैठ गया आदमियों के, सवारियों के मन में, आम पब्लिक के मन में, कि रोड पे निकल ही नहीं रहा है। इसलिए हमारी गाड़ियां पहले 20-25% से चालू होते हमको 100% रेगुलाइज होने में हमारा ये पूरा 2020 पूरा निकल जाएगा। तो उसी संबंध में सारी मीटिंग थी कि कैसे करना, क्या करना है। उसमें हमारी ज्ञापन बन चुका है, रणनीति तैयार हो गई है। इस प्रकार की समस्या से बस मालिक जूझ रहा है। एक बस ओनर्स होने के नाते हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ दिनों पहले बातचीत की और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इसमें केंद्र सरकार की भी कुछ मांगे हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। राज्य सरकार की भी कुछ मांगे हैं। सारे बस ओनर्स मिल करके एक ठोस बातचीत 1-2 दिन में सरकार से करेंगे और रीस्टार्ट करने को हम भी तैयार हैं। दुर्ग के बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 3 बालकों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। दरअसल बाल संप्रेक्षण गृह के प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने वाले कुछ बच्चे कल रात भाग गए थे। इन लोगों ने मौका मिलते ही केयर टेकर पर धावा बोल दिया था और कपड़े से रस्सी बनाकर उन्हें बांधकर मारपीट की और केयर टेकर की जेब से चाबी निकालने के बाद ताला खोलकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी पुलगांव पुलिस को दे दी गई थी। हालांकि जिस दौरान बच्चे भाग रहे थे उस दौरान शोर शराबा सुनकर मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षा प्रहरी भीतर पहुंच गए थे। उन्होंने बंधक केयर टेकर को छुड़ा लिया था और भाग रहे 2 बच्चों को पकड़ भी लिया था। वहीं भागे हुए 4 बच्चे खुद से वापस आ गए हैं, जबकि 3 बच्चों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि इस घटना को बच्चों ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। उसमें 9 बच्चे भागे थे, उसमें से 5 बच्चे अभी वापस पुलिस द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। इसमें एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी संयुक्त रूप से निरीक्षण किए हैं। कुछ कमियां हैं जिसको पूर्ण करने के लिए हम लोग शीघ्र उसको पूर्ण करेंगे। और क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और पिछले जब से वो केंद्र बना है तब से वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियाँ होती आ रही है, तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए ठोस कदम अभी प्रशासन उठाए। कांकेर में कोरबा में एक मनचले की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। घंटा घर के बाद मनचला युवक एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं मौजूद भीड़ में से किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उधर कांकेर वन परिक्षेत्र की महिला वनपाल के साथ यौन उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर SC/ST कर्मचारी संगठन ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कार्रवाई न होने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि वन मंडल में पदस्थ महिला वनपाल ने अपने ही विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और हमने निवेदन किया है कि उक्त महिला कर्मचारी को तत्काल न्याय दिलाया जाए और उनके साथ जो इस तरह से अभद्र कृत्य करने वाले अधिकारी को कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए। यदि इस हमारे महिला कर्मचारी को यदि तत्काल और त्वरित न्याय नहीं मिलता है तो संघ इसके लिए न्याय दिलाने के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मुंगेली में चल रहे कुछ निर्माण कार्यों में ठेकेदार की मनमानी का एक मामला सामने आया है। यहां पथरिया नगर पंचायत में जल संसाधन विभाग करोड़ों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का काम करवा रहा है।
जिसमें वार्डवासी और पार्षद धर्मेंद्र श्रीवास ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ठेकेदार अपनी मनमानी से गुणवत्ता विहीन काम करवा रहा है। तालाब से मिट्टी को बाहर नहीं फेंका जा रहा और तालाब की खुदाई भी बेतरतीब ढंग से की जा रही है, जिससे आने वाले समय में किसी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। वहीं मामले में अधिकारी जनप्रतिनिधि बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। पंचायत पथरिया के वार्ड क्रमांक 2 में लगभग 2,97,00,000 की तालाब सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। इनमें ठेकेदार द्वारा मनमानी तौर से काम किया जा रहा है, जैसे कि मिट्टी को तालाब के बाहर की मिट्टी को ले जाकर फेंकना चाहिए और बाहर से मटेरियल लाकर पचरी निर्माण का काम करना चाहिए और पचरी निर्माण के साथ साथ जो पिचिंग का काम हो रहा है उसमें मटेरियल रेत डालना चाहिए। ये सब चीज़ ठेकेदार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपके माध्यम से मुझे अभी पता चल रहा है कि पथरिया में जो तालाब सौंदर्यीकरण की गई है उसमें SOR दर का उपयोग नहीं किया है, उसके अनुरूप काम नहीं हुआ है, गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया है। तो इसमें पूरी उसकी DPR है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और बाकी जो चीज़ें हैं एस्टीमेट वगैरह है उसको देख के और ऑफिस से जानकारी लेके उसमें समुचित रूप से कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की धान को सुरक्षित रखने के लिए पंचायत स्तर पर शेड निर्माण करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों की धान को बारिश के पानी से बचाया जा सके। लेकिन इन शेड को बनाने की जिम्मेदारी जिन लोगों को मिली है वो सभी नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से शेड का घटिया निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही शेड के घटिया निर्माण ग्राम पंचायत नागलदंड में देखने को मिला, जहां पर शेड के निर्माण में भारी अनियमितता और लापरवाही बरती जा रही है। चबूतरा कौन बना रहे हैं? एक हरिपद, एक कालूसूता और एक मैं बना रहा हूँ। तो इसमें 1.5 ईंट का जोड़ाई होना था, उसमें 1 ईंटे का जोड़ाई हो रहा है इसमें क्यों? सचिव बताया वैसे बना रहे हैं। सचिव बोला है इसमें भीम भी नहीं डाला गया? नहीं। क्यों? कौन बोला आपको ऐसे बनाने? भीम तो डालने के लिए बोला था, पहले बोला था कि भीम डालना पड़ेगा, बाद में बोला नहीं डालना पड़ेगा। चलिए खबर आपको रायपुर से बताते हैं, जहां कांग्रेस ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये तमाम वही शहीद जवान थे जो गलवान घाटी में बीते दिनों शहीद हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों को ही इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। चीन के साथ साथ अब नेपाल भी भारत को आंखें दिखा रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। कोरोना काल के बीच एक विवाह समारोह में शामिल लोग उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब दूल्हा मंडप से उठकर भाग गया और दुल्हन पूरी रात दूल्हा का इंतजार करती रह गई। दुल्हन पक्ष के मुताबिक मामला 25 जून का है, जहां दूल्हा दीपक पेंड्रा के बचारवार गांव से बारात लेकर भदौरा गांव आया था और जयमाला के बाद दूल्हे दीपक ने दुल्हन से शादी के मंडप में ही 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग रख दी और मांग पूरी नहीं होने पर युवक बहाना बनाकर मंडप से भाग निकला। बहरहाल दुल्हन की शिकायत के बाद अब पुलिस इस मामले में जांच और उसके बाद कार्रवाई की बात कह रही है। सर, दोनों पक्षों में राजी बाजी से खुशी से शादी तय हुई है। उसके पास जयमाला हुआ है, बारात भी आई। बारात आने के पश्चात जयमाला हुआ है। जयमाला होने के बाद ही ये घटना हुई है कि ये मांग पूरी होगी तभी हम लोग शादी करेंगे। मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए।